बच्चों, आज हम लोग भूगोल कक्षा 7 पाठ 7 समुद्र की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पे जो हमारा जल है वो 71% है और 29% भाग में जल है, स्थल है। और इसीलिए 71% पानी पाए जाने के कारण ही हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इस जो पूरे 71% पानी है, उस पूरे पानी का 97% पानी महासागर में पाया जाता है और महासागर में 97% जल जो है वो खारा है, पीने योग्य नहीं है। और जो 3% जल बच रहा है वही हमारे सिर्फ पीने योग्य मीठा जल है, जो हमको बर्फ की चादरों में और ग्लेशियर्स या हिमनद में या भूमिगत जल के रूप में हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे पास मीठे जल का जो स्रोत है वो बहुत ही कम मात्रा में है, 3% है। इसे हमें बहुत ही संभाल करके और बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमें प्रयोग करना है, ताकि हम इसे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रयोग कर सकें। तो आज हम ये जानेंगे कि समुद्र में भी कुछ गति होती है और किन किन गतियों के कारण क्या क्या परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम जानें कि महासागर का जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, वो हमेशा गति करता रहता है। इन सब में गतियां होती रहती हैं, जो कभी हवाओं के कारण या किसी अन्य कारण से होता है। अब इन सारे गतियों के कारण महासागर का जो जल होता है वो कभी ऊपर और या कभी नीचे की तरफ होता है। इसी के कारण ही बहुत सारी तरंगे उत्पन्न होती हैं और ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और सागरीय धाराएं बनती हैं और सुनामी नामक लहरें भी आती हैं। तो अब जाने हम सबसे पहले कि समुद्र में जो गतियां होती हैं उनके कारण जो परिवर्तन होता है वो क्या क्या है। तो वेव यानी तरंगे। ठीक, अब जाने कि समुद्र की तरंगों का जन्म कई तरह से होता है। सबसे पहले तो तरंगे जो जल को हवा चलता है, आप जानते हैं तालाब का पानी किस तरह से हिलता है, उसी तरह से जब बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवा चलने के कारण जब समुद्र का और महासागरों का जल ऊपर और नीचे मोड़दार रूप में उठते हैं, तो इन्हें हम तरंग कहते हैं या वेव कहते हैं। जल की वेव या तरंग कहते हैं। या बहुत कभी कभी ऊंचे भी हो जाते हैं और इनके कारण कभी कभी बहुत ही विनाशकारी रूप भी हमको देखने को मिलता है। और यही जब उठने वाले होते हैं तो हमें यहाँ टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से बताया जाता है कि आज यहाँ इस तट पे बहुत ही तेज तरंगे चलने वाली हैं, जिससे कि यहाँ पे भयानक तूफान आ सकता है, चक्रवात आ सकता है। इन सभी के कारण ही ये चक्रवात और तूफान आते हैं। तो अब आप जाने कि तरंगे क्या हैं। पवनों के द्वारा समुद्र के जल को ऊपर नीचे मोड़दार तरीके से उठाने को हम तरंग कहते हैं। इसी के कारण ही तरह तरह के चक्रवात और तूफान आते हैं। अब देखिए, एक है समुद्र की गतियों के कारण एक और चीज का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं ज्वार या भाटा। ज्वार भाटा क्या है? यह भी दिन में 2 बार होने वाली प्रक्रिया है। यह जब एक बार समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, समुद्र की लहरें जब ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इसे हम ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र की लहरें नीचे आती हैं तो इसे हम भाटा कहते हैं। ऐसा दिन में हर दिन 2 बार होता है। ऐसा क्यों होता है कि समुद्र में ऊपर जाता है और फिर नीचे वापिस आता है? आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजें एक दूसरे से आकर्षित होती हैं, और इसी आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि समुद्र का जो जल है वह हमारी पृथ्वी का आकर्षण सूर्य की तरफ है
और चंद्रमा हमारे तरफ आकर्षित है। तो सूर्य हमसे काफी दूर है, इस वजह से चंद्रमा हमारे पास है, तो चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पे अधिक लगता है। और इसी के कारण से क्या होता है कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब हमारा ये समुद्र का जल ऊपर की तरफ उठता है तो इसे हम ज्वार कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता है तो यानी कि समुद्र के जल जब ऊपर की तरफ उछलता है, ऊपर की तरफ तरंगों के रूप में ऊपर उठता है, तो ये हमें ज्वार कहते हैं हम इन्हें। और जब यह एकदम नीचे जमीन पे रहता है तो यह भाटा कहलाता है। यह दिन में 2 बार आता है। और ज्वार भाटा दीर्घ और बृहद भी होते हैं। यह कब होता है? जब पूर्णमासी आता है या अमावस्या होता है, उस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। पूर्णमासी यानी चंद्रमा जब पूरा होता है तो उस समय 2 बार, और अमावस्या, ये 2 महीने में बहुत ही तेज ज्वार उठते हैं। इसे हम बृहद या दीर्घ ज्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही होता है। अब आप जानिए कि ज्वार भाटा होता है तो इससे हमें कुछ लाभ भी होते हैं या नहीं। ज्वार भाटा के कारण हमको लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। जाने कि हमसे हानियां और लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले जाने लाभ। ज्वार भाटा जब भी आता है तो हम इसकी ऊर्जा जब निकलती है, जल की ऊर्जा, इसको हम विद्युत उत्पादन में प्रयोग करते हैं। और व्यापार में हम मछलियां आ जाती हैं ऐसे तरंगों के माध्यम से, तो मछलियां समुद्र तटों पे आ जाती हैं, मछुआरे पाते हैं, इससे व्यापार में भी लाभ मिलता है। बड़े बड़े बंदरगाह सरलता से, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह का ज्वार भाटा पे ही निर्भर है एक हमारा जो बंदरगाह है, वह है गुजरात का कांडला बंदरगाह और पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह। इन्हें हम नदमुख पत्तन भी कहते हैं। और सबसे बड़ा ज्वार जो होता है नोवास्कोसिया में फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वार यहाँ पे उठता है। और विश्व के सबसे अधिक खारे पानी के झील जो है वो तुर्की की वान झील है। और विश्व में सबसे जो प्रमुख बंदरगाह है लंदन, हैम्सबर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि समुद्र की गतियों के कारण समुद्री तरंगे, वेव और ज्वार भाटा, और ज्वार भाटा से हमें क्या लाभ होता है। अब एक ही तरह का एक गति है महासागरीय गति, जल धाराएं। महासागरीय जल धाराएं ये क्या होता है? यानी कि जब महासागरों में गतियां होती हैं तो इनकी जल धाराएं एक निश्चित दिशा में जब बहने लगती हैं, नदी की तरह किसी निश्चित दिशा में बहने लगती हैं, तो इसे हम कहते हैं महासागरीय जल धाराएं। यानी कि समुद्र का, महासागरों का पानी जब एक निश्चित दिशा में बहने लगता है तो उसे हम कहते हैं महासागरीय धाराएं। यानी महासागरों का पानी जब एक जगह से दूसरे स्थान पे एक निश्चित जगह पे बहने लगे तो महासागरीय धाराएं। अब यह कई तरह से होता है। तो पहले तो हम तापमान के आधार पे जानेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं। 2 तरह की होती हैं धाराएं। एक तो ठंडी या उष्ण जल धारा, एक उष्ण या गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। तो उष्ण जल धारा और गर्म जल धाराएं कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। उष्ण गर्म धारा किसे कहेंगे? जो धाराएं यानी कि समुद्र की जो पानी की लहरें या नदियों के जैसे जो पानी चल रहा है, पतली नहर के रूप में ये निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए एक निश्चित जगह पे पहुंचती हैं, तो ये क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं। जो धाराएं भूमध्य रेखा से, यानी कि यह हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक, इन भूमध्य रेखा से होते हुए ध्रुवों की तरफ बहती हैं, ध्रुवों की तरफ बहती हैं, ठीक, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बहती हैं। तो इनका जल क्या होता है? गर्म होता है। इसे हम उष्ण या गर्म जल धारा कहते हैं। और ठंडी जल धारा क्या होती है? ये जल धाराएं ध्रुवों से होते हुए कहाँ बहती हैं?
ध्रुवों हो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में बहती हैं। यह क्या होती हैं? ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो आइए जाने प्रमुख रूप से जल धाराओं के नाम। एक जल धारा है गल्फ स्ट्रीम जल धारा। यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जल धारा है। इसी तरह एक और है लेब्राडोर की धारा। यह ठंडी धारा है जो कि आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर के न्यू फाउंडलैंड के पास जाकर के गल्फ स्ट्रीम की धारा में मिल जाती है। इसी तरह से है क्यूरोसिया। क्यूरोसिया की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। इसे कैलिफोर्निया की जलधारा भी कहा जाता है। इसको नाम से कैलिफोर्निया जलधारा नाम से जाना जाता है। और क्यूराइल की जलधारा, यह एक ठंडी जलधारा है। यह जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। फिर से सुनिए, क्यूराइल की जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है। ठीक, यह जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। इस तरह से यहाँ पे दो धाराएं मिलती हैं, ठंडी और गर्म। और जब दो धाराएं आपस में मिलती हैं तो समुद्र में एक विशेष किस्म के घास उत्पन्न होती है जिसपे मछलियां खाती हैं। और यह घास फ्लैक्टन नामक घास होती है जिसको मछलियां खाती हैं। और जब मछलियां खाएंगी, बड़ी होंगी, तो इस तरह से वहाँ का क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व विख्यात हो जाता है। तो यह क्षेत्र जो है क्यूराइल की जलधारा का क्षेत्र, यह पूरे विश्व में मछली को पालने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब जाने आइसबर्ग क्या होगा। आप जानते हैं एक जहाज जो टाइटैनिक नामक जहाज है, जो आइसबर्ग से टकरा करके टूट जाती है और वह समुद्र के तली में जाकर के डूब जाती है। ये आइसबर्ग क्या होता है? महासागरों में बहुत बड़े बड़े ठंडे जो जल धाराएं हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ठंडी जल धाराओं में बहुत बड़े बड़े पहाड़, किस चीज के? बर्फ के पहाड़। जो बर्फ के पहाड़ आपको जितने ऊंचाई ऊपर दिखेंगे उससे कहीं अधिक वो समुद्र के तली में भी रहते हैं। यह तैरते रहते हैं बिल्कुल समुद्र पे, और इसी को हम कहते हैं कि यह आइसबर्ग है या तैरता हुआ हिमखंड। ठीक, यानी कि जब समुद्र में बर्फ का बहुत बड़े बर्फ का हिमखंड टुकड़ा जब तैरता है पानी पे, बर्फ के समुद्र के जल पे, तो उसे हम आइसबर्ग या हिमखंड कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये समुद्र का जल है और यह ऊपरी हिस्से में ये आइसबर्ग तैर रहा है। उतना से ही ज्यादा अधिक हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ है आइसबर्ग का। इसे हम आइसबर्ग कहते हैं या हिमखंड, जो अक्सर ठंडी जलधाराओं के स्थान में पाए जाते हैं। अब एक और गति है, समुद्र की गति के कारण सुनामी होता है। अब ये सुनामी क्या चीज है? सुनामी अक्सर महासागरीय जल की एक गति होती है जो कि समुद्र के किनारों पे आती है। सुनामी एक जापानी नाम है। और यह सुनामी आता क्यों है? समुद्र, आप जैसा जानते हैं कि समुद्र के तल में जितना जमीन धरती पे है उससे कहीं अधिक ज्यादा जमीन समुद्र के अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है। उतना ही अधिक पहाड़, उतना ही अधिक पर्वत, उससे कहीं अधिक नदियां और कुआं, तालाब, सब कुछ अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से जब इनमें भूकंप आता है, यानी समुद्र के तलियों में भूकंप आए, तो उनकी लहरें बहुत तेजी से ऊपर उठने लगती हैं। और जो किनारों पे होते हैं, समुद्र के किनारों पे, तटों पे बसे हुए नगर क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, उनमें ये लहरें विनाशकारी रूप ले करके और इन सारे घर मकान को बहा ले जाती हैं और यह इनको तहस नहस करके विनाश कर देती हैं। इसी को हम कहते हैं सुनामी। यानी कि जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तो इन समुद्र की लहरों में, बड़ी बड़ी लहरों में तरंगे उठती हैं और यह समुद्र के तट पे बसे जितने भी चीजें हैं उनको बहा ले जाती है। और यही इसी को हम कहते हैं सुनामी लहरें। यह एक प्राकृतिक आपदा भी होता है सुनामी, जिससे कि समुद्र के तटों पे जो भी चीजें होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह का एक भारत में सुनामी
आया हुआ था 26 दिसंबर 2004 को, जिसमें महासागरों के किनारे तटीय बसे हुए जितने भी तटीय क्षेत्र थे वो सब हमारे भारत में जितने भी पूर्वी तट थे वो सब नष्ट हो गए। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें इस समय सारे जितने भी तट के किनारे थे वो सारे पूर्वी तट बिल्कुल जलमग्न हो गए, पूरा घर मकान सब कुछ बह गया और कुछ भी नहीं बचा। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है जो कि बहुत ही विनाशकारी होती है। और जब महासागरों के अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी खाइयाँ, पर्वत, पहाड़, झील, नदियाँ, ऐसे खाइयों को हम कहते हैं गर्त। इसी तरह का एक गर्त है प्रशांत महासागर में जिसका नाम है मेरियाना गर्त। तो अब आप सभी लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ लिया है। फिर से एक बार समझिए कि समुद्र की गतियाँ क्या होती हैं। समुद्र की गतियाँ जब समुद्र में जलवायु के द्वारा जब ऊपर नीचे होता है तो उसे हम वेव या तरंग कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं आप, ज्वार भाटा, सूर्य चंद्रमा सभी एक दूसरे से आकर्षित हैं। चंद्रमा के आकर्षण का शक्ति के कारण भाटा आता है, और जब इसमें पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण करती है तो ये समुद्र का जल पुनः नीचे आ जाता है, भाटा आता है। इससे हमको तमाम लाभ होते हैं, मत्स्य पालन में, व्यापार में, बंदरगाह पे और बिजली उत्पादन में। इस तरह से महासागरों का जल जो होता है वो कई प्रकार से होते हैं। यह भी गति के आधार पे, वायु के आधार पे बदलता है, खारेपन के आधार पे बदलता है। जब हम तापमान के आधार पे जानेंगे कि महासागर के धाराएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। और इसी तरह से यहाँ पे दो धाराओं के बारे में मैंने बताया, और ये प्रमुख धाराएं गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और क्यूरोसिको की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, और आइसबर्ग जो समुद्र के ठंडी जलधाराओं में पाई जाती हैं, तैरती रहती हैं समुद्री जल पे, सुनामी, और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। इस प्रकार ये सब पूरा पाठ समाप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।